जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 8 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की। शुरुआत करते हैं मनरेगा स्कीम से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मनरेगा स्कीम से संबंधित कुछ डिटेल्स दिखाई हैं, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है, उसके फैक्ट्स आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मनरेगा स्कीम क्या है। तो ये 2005 की स्कीम है जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार का प्रावधान रहता है। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या किया है, इन्होंने मनरेगा स्कीम का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके डेटा दिया है। तो देख लेते हैं क्या डेटा है इनका। तो फिजिकल ईयर 2007 से 2014 के बीच पर्सन्स डेज जो जनरेट हुए थे वो 1600 करोड़ हुए थे। ठीक है, पर्सन्स डेज कितने जनरेट हुए थे फिजिकल ईयर 7 से फिजिकल ईयर 14 में? तो 1600 करोड़ के पर्सन डेज जनरेट हुए थे। पर्सन्स डेज क्या होते हैं? जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही पर्सन द्वारा, उसको पर्सन डेज कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज जनरेट हुए 2015 से 2025 तक। तो ये लगभग 3000 करोड़ 2923 करोड़ परसेंटेज जनरेट हुए। ठीक है, और ये जो पर्सन जनरेट का परसेंटेज बढ़ा हुआ है ये अप्रॉक्सीमेटली 76.1% के बेसिस पे बढ़ा हुआ है। तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा कि पहले 2007 से 2014 के बीच में 1600 करोड़ परसेंटेज जनरेट हुए थे और फिर 15 से 25 के बीच में 2923 करोड़ जनरेट हुए हैं, विच रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज ऑफ 76.1% इंक्रीज इन परसेंटेज। फिर बजट एलोकेशन की इन्होंने चर्चा की थी। 2013 से 14 में बजट एलोकेशन होता था 33,000 करोड़ का। ठीक है, 33,000 करोड़ का होता था, पर 2025 में इस साल कितना हुआ है, ये बढ़ के 86,000 करोड़ हो गया है। ठीक है, 86,000 करोड़ हो गया है। तो ये कुछ बातें हो गई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड टू मनरेगा स्कीम, जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ये निकल के आते हैं, ये फैक्ट्स जो कि पब्लिश किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। अब मनरेगा की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम है मनरेगा का। कब ये पास हुई थी? तो ये पास हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हो गई थी। पास हुआ था 23 अगस्त 2005 को इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया गया था पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और ये मनरेगा और नरेगा जो है ये सेम ही है। ठीक है, मनरेगा का जॉब कार्ड क्या होता है? जॉब कार्ड ये होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी 100 दिन का प्रावधान है रोजगार का वो जॉब कार्ड के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट रेंडर्स अ वर्कर एंटाइटल्ड फॉर वर्क अंडर मनरेगा स्कीम। ठीक है, तो जॉब कार्ड वही होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो भी व्यक्ति जिसके नाम से जॉब कार्ड बना होगा उसको क्या एंटाइटलमेंट हो गया है, अब वो उसका अधिकार है 100 दिन के रोजगार का। ठीक है, तो ये काम है जॉब कार्ड का। मैंडेट क्या है महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का? तो प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 100 दिन का वर्क। ठीक है, 100 दिन का रोजगार तो होना ही है। कहीं कहीं 125 दिन का हो जाता है, कहीं कहीं 150 दिन का हो जाता है, कहीं कहीं 215 दिन तक का भी रोजगार दिया गया है, लेकिन इसकी मिनिमम लिमिट है 100 दिन का रोजगार तो देना ही देना है इस सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबरर्स को। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई मनरेगा की। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो भी स्कीम का लाभार्थी हो वो क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 18 साल का हो, रूरल हाउस होल्ड का हो और अनस्किल्ड वर्क काम करने के लिए राजी हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर लैपटॉप पे कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं या नोटरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी अनस्किल्ड फिजिकल लेबर करना हो तभी ये स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट बताया गया है 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटीड फॉर विलिंग रूरल सिटीजन एट गवर्नमेंट सेट मिनिमम वेज। गवर्नमेंट सेट करती है मिनिमम वेज और उन 100 दिनों में मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रावधान है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी अगर जॉब कार्ड बन गया है और उसके भीतर 15 दिन के भीतर कोई भी काम नहीं मिल पाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड हाफ द वेज फॉर फॉलोइंग पीरियड। तो ये वेज ऐसे यहाँ पे होता है। खैर इतना ये नहीं याद रखना है, इतना टेक्निकलिटीज नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कब
एप्लीकेबल होता है जब 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड बन जाने के 15 दिन के भीतर क्या होता है, जब जॉब नहीं मिलती है, कोई भी काम नहीं एलोकेट होता है, तब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब ऑपरेशन में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है, जितना भी काम होता है वो सब जहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे ग्राम सभा होंगी, वहाँ पे लोग होंगे, तो उन सारी चीज़ों का जो ऑडिट होगा, जो काम हुआ है वो लोग करेंगे। ठीक है, ये लोग करेंगे, जितने भी वर्क्स हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं मनरेगा के अंदर, उनको लोग क्या कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये मैंडेटेड है इन सेक्शन 17। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है एक किसी भी स्कीम की, जहाँ पे लोग खुद जाके मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ठीक है, काम जो मिलता है जॉब कार्ड बनने के बाद वो जनरली ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही हो। अगर 5 किलोमीटर के बाहर होता है तो ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है। सजेस्ट कौन करता है कि क्या क्या काम होना चाहिए, तो ग्राम सभा सजेस्ट करती है। ठीक है, एंड कैरी आउट एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्क। ठीक है, ग्राम सभा के जिम्मे में रहता है, ग्राम सभा के अंतर्गत होता है, कम से कम आधा काम तो वो लोग अपने देख रेख में कराएं। साथ ही साथ ग्राम सभा सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी गांव में नाला खुदना है, या किसी गांव में तालाब खुदना है, किसी गांव में सड़क बननी है, तो ये सब काम क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा रिकमेंड कर सकती है। पेमेंट प्रोसेस क्या है भाई, पेमेंट्स आर मेड वीकली विद इन अ मैक्सिमम डिले ऑफ 15 डेज। साथ ही साथ अगर कुछ डिले होता है तो कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एक चर्चा हो गई मनरेगा स्कीम की। गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को, तो ये बात आपको याद रखनी है। सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रीडिज़ाइन किया गया है, रिकम्पोज किया है सरकार द्वारा। इससे क्या होगा, जो भी ट्रेनिंग और इंडस्ट्री रिफॉर्म्स हैं वो अच्छे से लिए जा सकेंगे। मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए ट्रेनिंग देना। ठीक है, जैसे 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की ट्रेनिंग देना, तो इसको अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन है, इसके अंदर स्किल प्रोवाइड की जाती है। तो मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व होगी, तो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पर्पस क्या है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन का, कि अब जो नई तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, जैसे डिजिटल ट्रेनिंग हो गई और तरीके की ट्रेनिंग हो गई, जो करंट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से जुड़ी हो, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से अलाइंड हो, इसी चीज़ के लिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि वो ऐसे रिफॉर्म्स बता सके जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर टाइपिंग है, अब तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, या टाइप राइटिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अब डिजिटल स्किल्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल स्किल्स की ज़रूरत है, फाइनेंशियल अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स को एनहांस किया जाए, एग्जिस्टिंग रूल्स को रिफॉर्म किया जाए, और इंडस्ट्री एडॉप्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग अक्रॉस इंडिया किया जाए। न्यू काउंसिल मैंडेट क्या है, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, तो ये 3 साल के लिए होंगे। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स भी बढ़ गए हैं, पहले 46 मेंबर्स हुआ करते थे मार्च 2019 में, फिर अब ये बढ़ के 54 मेंबर्स हो गए हैं। इसमें नोटेबल PSUs इन्वॉल्व हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है, नेवाइल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे टाटा ग्रुप हो गए, मारुति सुजुकी हो गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टोयोटा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, लीडरशिप स्ट्रक्चर क्या है, तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होंगे वो चेयरपर्सन होंगे, और वाइस चेयरपर्सन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं या कोई भी MP हो सकता है। तो यहाँ पे तो मिनिस्टर हैं जयंत चौधरी जी, तो इसीलिए सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के जो हेड होंगे वो मिनिस्टर होंगे जयंत चौधरी जी। और जो वाइस चेयरमैन है ये राज्यसभा के MP है विक्रमजीत सिंह साहनी। ठीक है, विक्रमजीत सिंह साहनी जो है वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होंगे। मैंडेट क्या है सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल का, तो ये डिज़ाइन की जाती है या फॉर्म की जाती है, एडवाइजरी बॉडी है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत। ठीक है, ये क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह मशवरा देती है अप्रेंटिसशिप पॉलिसी से रिलेटेड, रिफॉर्म से रिलेटेड, अप्रेंटिसशिप पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ जॉब रेडी वर्कफोर्स को कैसे डेवलप किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर गाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस कंट्री ने बैन किया है सोशल मीडिया यूसेज फॉर द चिल्ड्रेन अंडर 16, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। साथ ही साथ आप उम्र भी याद रखिएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए वहाँ पे कि, और आपसे यही पूछ ले कि कितने साल तक के बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को बैन किया है, तो 16 साल तक के लिए। हो सकता है आपको 14 साल दे दे, 12 साल दे दे, 18 साल दे दे, तो आपको याद रखना है 16 साल से कम के जो बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, इसके आगे और हम लोग को कुछ नहीं जानना है, ठीक है। टारगेटेड प्लेटफॉर्म्स तो जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें जो है इनको 16 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको इनएक्सेसिबल कर दी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की ओर। तो 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ हुई है? तो ये आपिया समोआ में हुई है, ठीक है। अब इसका नाम समोसा हो या कुछ भी हो, समोआ हमको लगता है, अब जो भी नाम हो या जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप देख लीजिएगा। याद रखने वाली बात ये ओशियानिक कंट्री है, ठीक है। ये साउथ ईस्टर्न पैसिफिक में लाया करती है समोआ कंट्री। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब तक आपने अगर 1-2 एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थीम तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है। तो थीम याद रखनी है 27 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की, जिसको CHOGM 2024 बोला जाता है, चोगम बोला जाता है, ठीक है। थीम क्या है? वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, ठीक है। तो बस ये याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन वेल्थ, ठीक है। इतना बस इतना हो जाएगा, इतने से ही आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे अगर आपसे आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ कौन से एडिशन की स्कीम है? तो 27th एडिशन की कॉमनवेल्थ की ये थीम है, सॉरी, ठीक है। 27th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की ये थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन हेल्थ। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये 75th एनिवर्सरी है कॉमनवेल्थ की। फर्स्ट ऐसी मीटिंग है जो कि पैसिफिक आइलैंड कंट्री में है। ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्री हमने आपको बताया था, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आती है। तो पैसिफिक आइलैंड में ये पहली ऐसी कंट्री है जो ये कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होस्ट कर रही है, ठीक है। फर्स्ट चोगम फॉर किंग चार्ल्स III एज हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। अब हेड ऑफ कॉमनवेल्थ कौन हो गए हैं? तो चार्ल्स III हो गए हैं, ठीक है। प्रीवियस मीटिंग कहाँ हुई थी? तो प्रीवियस मीटिंग 2022 में किगाली रवांडा में हुई थी, जो कि अफ्रीका में कंट्री है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन में कंट्री है रवांडा। नेक्स्ट कहाँ होगी? तो नेक्स्ट होगी 2026 में एंटीगुआ एंड बारबुडा में, जो कि कैरेबियन आइलैंड में कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये हर 2-2 साल में होती है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी कब होती है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की? तो हर 2-2 साल पे होती है, एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, ये देख लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ ओशन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, जिसको बोला जाएगा आपिया कॉमनवेल्थ ओशन डिक्लेरेशन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ओशन के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओशंस अमिड क्लाइमेट थ्रेट्स, पॉल्यूशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हो गया हमारा ओशन डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया था कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 27th में, ठीक है। कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये है शिरले आयोरकर बॉचवे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं घाना के, ठीक है। मतलब है तो ये फॉरेन मिनिस्टर घाना के, पर ये कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी जनरल के तरीके से भी ये एक्ट करते हैं। इनसे पहले कौन थे? तो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड डोमिनिका से आती हैं, उन्होंने सर्व किया था सिंस 2016, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की। याद रखिएगा 27th एडिशन यहाँ पे होस्ट किया गया है अपिया समोआ में। मिशन वसुंधरा की बात करें तो मिशन वसुंधरा जो स्कीम है वो है असम की। तो आप याद रखिएगा ये कहाँ की इनिशिएटिव है? ये असम की इनिशिएटिव है। इसका पर्पस क्या है? लैंड राइट्स प्रोवाइड करना। जितनी भी इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ पे असम में, उनको लैंड राइट्स प्रोवाइड करना, उनसे उनके रिलेटेड जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, लैंड के नंबर्स हैं, लैंड को जो और तरीके से ऑथराइज करने वाली चीज़ें हैं, उन सारे प्रोसेस को डिजिटाइज करना। तो डिजिटाइज लैंड रिलेटेड सर्विसेज एंड पब्लिश मैप्स टू बेनिफिट असम रेजिडेंट्स, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिएगा वसुंधरा कहाँ की स्कीम है? ये असम की स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो लैंड राइट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है इंडिजिनस पीपल को, और साथ ही साथ लैंड रजिस्टर्ड जो भी लैंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको डिजिटाइज करना। पहली बार कब लॉन्च की गई थी? तो पहली बार 21 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद मिशन वसुंधरा 2.0 लॉन्च की गई थी 22 में, और 24 में अब मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च की गई है। SBI का इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में। तो बस इतना याद रखना है किस बैंक का इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉन्च किया गया है इनोवेशन हब। कहाँ पे? सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में, ठीक है। सिंगापुर के फिनटेक फेस्टिवल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये क्या करेगा? ये स्पेस प्रोवाइड करेगा ग्लोबल फिनटेक्स को, ग्लोबल स्टार्टअप्स को और इनोवेटर्स को टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर SBI डाइवर्स कस्टमर बेस, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है, SBI का इनोवेशन हब लॉन्च किया गया है कहाँ पे? सिंगापुर के फिनटेक फेस्टिवल में। नेक्स्ट आते हैं, RBI ने डिजिग्नेट किया है 10 ईयर सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर फुली एक्सेसिबल रूट फॉर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो बहुत आपको सिंप्लीफाई तरीके से बता दें, सिंप्लीफिकेशन करके इसका, कि फुली एक्सेसिबल रूट मतलब
बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। किसका इन्वेस्टमेंट? नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एनआरआईज के लिए ये काम किया गया है, जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके इन्वेस्टमेंट के लिए आसानी बनाई गई है कि सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स में बहुत अच्छे से आराम से एकदम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स को आरबीआई ने क्या किया है, डिजिग्नेट कर दिया है एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। फुली एक्सेसिबल रूट कब इंप्लीमेंट किया गया था? तो ये 2020 में किया गया था, अलाउिंग नॉन रेजिडेंट सच एज foreign portfolio investors, non-resident Indians, overseas citizens of India to invest in specified government of India without investment ceilings, ठीक है। तो fully accessible route क्या है? कोई भी investment ceiling नहीं होती, जितना आप लगाना चाहें, जितना भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर लगाना चाहे, कोई भी एनआरआई लगाना चाहे, कोई भी ओसीआई लगाना चाहे तो लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स लॉन्च किया गया है, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में इसकी डिटेल्स पब्लिश हुई थी, याद रखिएगा क्या नाम है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। सबसे पहले इंडिया की रैंक देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 79th रैंक है अमंग 142 कंट्रीज, ठीक है। 142 कंट्रीज में 79th रैंक आई है इंडिया की विद स्कोर ऑफ 0.50, ठीक है। और ये इंक्रीज हुआ है 0.8% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंडिया की रैंक कितनी है? 79th है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। कौन रिलीज करता है इसको? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट पब्लिश करता है, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स की एक बॉडी है, वो करती है इसको पब्लिश, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की रैंक है 79th विद स्कोर ऑफ 0.50। स्कोर में कितना इजाफा हुआ है? तो 0.8% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। टॉप कंट्रीज की बात करें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, तो कौन कौन है? तो फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड पे है नॉर्वे, थर्ड पे है फिनलैंड, फोर्थ पे है स्वीडन और फिफ्थ पे है जर्मनी, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट पे कौन है, ठीक है। वैसे तो इतना नहीं पूछना चाहिए कि फिफ्थ तक कौन है, पर फिर भी आपके सहूलियत के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया गया है, ठीक है। तो पहले नंबर पे है डेनमार्क। बॉटम कंट्रीज की बात करें तो लास्ट पे है म्यांमार, सेकेंड लास्ट पे है हैती, थर्ड लास्ट पे है सॉरी फर्स्ट देखें, अगर बॉटम कंट्रीज में देखें तो 142nd पे है वेनेजुएला, 141st पे है कंबोडिया, 140 पे है अफगानिस्तान, 139 पे है हैती और 138 पे है म्यांमार, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक रैंकिंग की बात करें तो इंडिया साउथ एशिया में जो है वो 3rd नंबर पे है, ठीक है। हमारे आगे है नेपाल 69th नंबर पे और हमसे ऊपर है श्रीलंका 75th नंबर पे रूल ऑफ लॉ के प्रोजेक्ट में। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से क्या ही कंपैरिजन करना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, साउथ एशिया में 3rd स्थान पे, ठीक है, विद रैंक ऑफ 79th। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस ये होता है, ये वाले रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का नाम से ही समझ में आ रहा है, रूल ऑफ लॉ एज अ प्रैक्टिस जो की जाती है अपने में, जो भी रूल ऑफ लॉ एज अ प्रैक्टिस, जैसे कि करप्शन कितना है, ओपन गवर्नमेंट कितनी है, फंडामेंटल राइट्स कितना ज़्यादा वायलेट हो रहा है, कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को मेजर करना। तो किन किन फैक्टर्स पे इवेलुएट किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को? तो 8 मेन फैक्टर्स होते हैं विद 44 सब फैक्टर्स, ठीक है। अब 8 मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स, मतलब गवर्नमेंट कितनी आर्बिट्रेरी है या गवर्नमेंट कितनी आर्बिट्रेरी नहीं है, इस पे मेजर किया जाएगा। कितना करप्शन है या कितना करप्शन नहीं है, इस पे मेजर किया जाएगा। गवर्नमेंट कितनी ओपन है या गवर्नमेंट कितनी ट्रांसपेरेंट है अपनी वर्किंग्स को लेके, इस पे मेजरमेंट होता है। फंडामेंटल राइट्स के पे मेजर होता है। ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। तो ये 8 मेन फैक्टर्स हो गए। अब इसके अंदर 44 सब फैक्टर्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के फैक्टर्स जिन पे कंट्रीज को इवैल्यूएट किया जाता है, उसकी बात। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके सीईओ और फाउंडर हैं विलियम एच न्यूकॉम्ब, ठीक है। विलियम एच न्यूकॉम्ब ने फाउंड किया था, ये को फाउंडर हैं इसके वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के। ये कब फाउंड किया गया था? ये 2006 में फाउंड किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका हमने देखा, ये वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। और ये बात याद रखिएगा, ये 2009 से पब्लिश हुई जा रही है, मतलब 2009 से ये पब्लिश की जा रही है रिपोर्ट रेगुलरली। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो है कब से पब्लिश की जा रही है? ये 2009 से पब्लिश की जा रही है, याद रखिएगा। 7th असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कौन सी असेंबली है? 7th असेंबली है, किसकी? 7वीं असेंबली है, किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अभी हम लोग ने थोड़े 1-2 दिन पहले ये चर्चा की थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया और फ्रांस को क्या किया गया है? प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट पे इलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा था कि कौन कौन चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं इसके और प्रीवियस चेयरपर्सन कौन थे।
ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ने कल या परसों के करंट अफेयर्स में की थी, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। साथियों अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मतलब रेगुलरली फॉलो करते रहिए, क्योंकि हर बार वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करने से वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वही आपको बताया जाता है हर एक वीडियो में अलग अलग दिन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग पुरानी बातें नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो 7th असेंबली हुई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वहाँ पे कौन कौन सी रिपोर्ट इंक्लूड्स की गई है, ठीक है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट आई हैं? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये 4 रिपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से आती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है आपसे ऐसे ही पूछ ले कि कौन सी रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसमें 120 कंट्रीज हैं। ये क्या करेगा? इनका मिशन क्या है कि सोलर एनर्जी जितनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके एनर्जी उससे प्रोड्यूस की जाए, सिक्योरिटी डेवलप की जाए और सस्टेनेबिलिटी डेवलप की जाए। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया गुरुग्राम में है। पहला ऐसा इंडिया गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? तो दिसंबर 6 2017 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसका रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के दौरान, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड उनके रिपोर्ट के सीरीज़ की। और ये सीरीज जो है मतलब ये रिपोर्ट्स जो हैं ये 2022 से ही इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। तो ये तीसरा एडिशन होगा इसका, ठीक है। ये 3rd एडिशन था इन रिपोर्ट्स का। सोलर मार्केट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट और ग्रीन हाइड्रोजन रेडीनेस असेसमेंट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज। स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 2 पे आ गए हैं ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी, जो कि इंडिया से आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये प्लेयर क्या हुए हैं? वर्ल्ड नंबर 2 पे आ गए हैं अर्जुन एरिगासी। ये कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट राउंड 3 में जो है अर्जुन एरिगासी ने एलेक्जे सराना को हराया है। उनको हरा के इनकी रेटिंग हो गई है 2805.8 2805.8 इनकी रेटिंग हो गई है। और इनकी रैंक हो गई है नंबर 2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुन एरिगासी की रैंक हो गई है वर्ल्ड नंबर 2। वर्ल्ड नंबर 1 पे कौन है? तो मैग्नस कार्लसन है नंबर 1 पे, जिनकी रेटिंग है 2831, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ये हो सकता है मैग्नस कार्लसन जी को भी वो कर ले, इनके आगे भी निकल जाए, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 3 पे पहले थे यूएसए के फाबियानो कैरुआना, ठीक है। तो इनको सरपास किया है अर्जुन एरिगासी ने, तो ये बात याद रखिएगा। गुकेश जो है इंडिया के अनदर ग्रैंड मास्टर, वो नंबर 5 पे है, ठीक है। ये नंबर 5 पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुन एरिगासी वर्ल्ड नंबर 2 पे पहुंच गए हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में एलेक्जे सराना को हराकर। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? मैग्नस कार्लसन है। और हल्का सा रेटिंग भी याद रखिएगा कितनी है अर्जुन एरिगासी की, तो 2805.8 इनकी रेटिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस मास्टर्स टेनिस की। तो पेरिस मास्टर्स टेनिस टाइटल में चैंपियन बने हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, याद रखिएगा। ये जर्मनी से आते हैं, ठीक है। जर्मनी से आते हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। इन्होंने पेरिस का टेनिस टाइटल जीत लिया है। किसको हरा के? यूगो हम्बर्ट को हरा के, ठीक है। यूगो हम्बर्ट को हरा के इन्होंने क्या किया है? पेरिस टेनिस मास्टर्स जीत लिया है, ठीक है। अब इनकी रैंकिंग कितनी हो गई है? इनकी रैंकिंग नंबर 2 हो गई है। इन्होंने किसको पिछाड़ा है, पीछे कर दिया है? तो कार्लोस अल्कराज को, याद रखिएगा। कार्लोस अल्कराज को इन्होंने पीछे कर दिया है और वर्ल्ड नंबर 2 पे अब ये काबिज हो गए हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। और ये कहाँ से आते हैं? ये जर्मन से, मतलब इनकी नेशनैलिटी जर्मन है और ये जर्मनी से आते हैं। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये कौन सा एडिशन है? तो ये सेकेंड एडिशन है। किसका? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व किया जा रहा है। जहाँ पे क्या होगा, जो मिलिट्री हेरिटेज इंडिया की उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बारे में और बताया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी नेशनल एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री हिस्ट्री के, उनको क्या किया जाएगा? उनको मतलब थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा और साथ ही साथ इंडिया के मिलिट्री कल्चर को एनहांस किया जाएगा। तो ये बात हो गई इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की। एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार की बात करते हैं तो ये ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज मतलब तीनों सेनाएं
इन्वॉल्व है, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। 10 दिन की ये पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। कहाँ पे? लद्दाख में, ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया में ये कंडक्ट की जाएगी, याद रखिएगा, पूर्वी प्रहार। और ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है, तीनों ही सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होंगी, कंडक्ट करेंगे आपस में मिलके, ठीक है। इससे क्या है, ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ेगी, मिलिट्री रेडीनेस अक्रॉस द ईस्टर्न फ्रंट बढ़ेगा और कॉम्बैट रेडीनेस अच्छे से असेसमेंट करा जाएगा, ठीक है। एक मिलिट्री डिवाइस का नाम की बात करें तो ये वज्र शॉट है, ठीक है, याद रखिएगा। वज्र शॉट क्या है? ये हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है, ठीक है। हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन का नाम क्या है? तो वज्र शॉट नाम है, ये एक मिलिट्री प्रोडक्ट है, वज्र शॉट। इसको कहाँ पे डेवलप किया गया है? तमिलनाडु, इंडिया से डेवलप किया गया है और शोकेस किया गया था स्वावलंबन 2024 में, जो इंडियन नेवी की नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार था, स्वावलंबन 2024, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वज्र शॉट क्या है? तो ये हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन है, तमिलनाडु में ये डेवलप किया गया था और स्वावलंबन 2024 में ये शोकेस किया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है अनिल प्रधान जी को, ये बात याद रखिएगा। रोहिणी नैयर प्राइज 2024 को किससे सम्मानित किया गया है? मतलब अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है रोहिणी नैयर प्राइज 2024 से। किस लिए ये अवार्ड का पर्पस क्या है? तो ये रिकॉग्नाइज करता है इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है रोहिणी नैयर प्राइज 2024। इस बार रिसिपिएंट है अनिल प्रधान जी, ठीक है। बाकी आप अवार्ड क्राइटेरिया देख लीजिएगा और बैकग्राउंड ऑफ द अवार्ड क्या है। तो अवार्ड क्राइटेरिया क्या है? तो ये उनको अवार्ड किया जाता है जो कि 40 साल से उम्र के कम है, 40 साल की उम्र से कम लोगों को, यंग लीडर्स को जो कि नोटेबल कंट्रीब्यूशंस देते हैं रूरल डेवलपमेंट में, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। रोहिणी नैयर कौन थी? तो ये इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थे जो जिन्होंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया था, ठीक है। तो रोहिणी नैयर इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं रूरल डेवलपमेंट में और जिनकी उम्र होती है 40 साल से कम। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 8, 2024 को। इस बार की थीम है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन किसकी है ये? तो वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे 2024 की ये थीम है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 8, 2024 को। माउंट लेवाटोबी लाकी लाकी इरप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है जिसका नाम है माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। ये कहाँ पे है? तो ये फ्लोरेस आइलैंड, ईस्टर्न इंडोनेशिया में है। तो बस इसलिए इंक्लूड किया गया था कि आपको इसकी लोकेशन पता हो वॉल्केनो की। वॉल्केनो का नाम क्या है? माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में।